Hello students, welcome to the ज्ञान गंगा Academy's interactive classes। यह हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 4 है और आज का हमारा टॉपिक है टर्म 2 में आने वाले 4 पाठ का रिवीजन। और उसमें सबसे पहला पाठ है पाठ 8 और पाठ का नाम है कौन, जो कि एक कविता है। ये कविता लिखी है, इसके रचयिता हैं सोहन लाल द्विवेदी। सोहन लाल द्विवेदी ने इस कविता में हमें कुछ बातें बताई हैं और पूछा है कि वो बातें किसके बारे में हैं, वो कौन है जिसके बारे में ये कविता कही गई है। उसमें वो बताते हैं कि हमारे जो बटन है कुर्ते के, कोई है जो काट देता है, कोई स्याही बिखेर देता है और कभी चट कर गया है सारा घर का अनाज और बिखरा देता है। वो कौन है जो मिठाई ले जाता है और मिठाई जिसमें रखी है वो दोना छोड़ जाता है। कौन है ऐसा जो तस्वीर की रस्सी को काटकर तस्वीर को गिरा देता है और तस्वीर के 2 टुकड़े हो जाते हैं। कभी वो चप्पल को कुतर जाता है, कभी जूता कुतर देता है, कभी जेब कुतर देता है और सारे पैसे गिरा देता है। ऐसा कौन है जिसने किताब के सारे पन्ने जिल्द काट दी है। रोज टांग कर धोते हैं, उस छन्ने को भी कौन उठाकर रोज रोज ले जाता है। कुतर कुतर कर सारे कागज जो हैं उसने रद्दी बना दिए हैं। कौन है वो कबाड़ी जो सारा घर में कूड़ा ही कूड़ा कर देता है। कवि को नहीं समझ में आ रहा है कि कौन रात भर गड़बड़ करता है और हमें सोने भी नहीं देता और खुर खुर करके इधर उधर घूमता रहता है और छिप छिप कर कोने में पड़ा रहता है। रोज रात भर जागता रहता है, इधर उधर भागता रहता है। और बच्चों, क्या तुम उस शरारती व्यक्ति का नाम या शरारती जीव का नाम बता सकते हो? तो सोहन लाल द्विवेदी जी द्वारा रचित यह कविता किसके ऊपर है? चूहे के ऊपर है, जो कि ये सारा का सारा गड़बड़ झाला करता है। अभ्यास में आपसे एग्जाम में पूछे जा सकता है पंक्तियां पूरा करने के लिए। कुछ पंक्तियां आपको दी जा सकती हैं और आगे की पंक्ति आपको लिखनी होती है। प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसमें जैसे लिखा है, कविता पढ़कर बताओ कि शरारती जीव घर में कहाँ कहाँ गया। कहाँ कहाँ गया भाई? बैठक में, स्टोर रूम में, कभी जूते वाली जगह पर, है ना, अलग अलग जगह हैं, वहाँ पर वो जाता है। किस तरह की चीज़ों को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ? लगभग घर की सभी चीज़ों को उसने नुकसान पहुँचाया है। कविता में बहुत से नुकसान गिनाए गए हैं। तुम्हारे हिसाब से इनमें से कौन सा नुकसान सबसे बड़ा है और क्यों? वैसे तो हर एक नुकसान बड़ा है, परंतु अगर हम देखें तो किताबें जो चूहा कुतर जाता है वह नुकसान सबसे बड़ा है, क्योंकि कुछ किताबें ऐसी भी हो सकती हैं या कुछ आपकी नोट्स आपके ऐसे भी हो सकते हैं जो कि दोबारा बनाना मुश्किल हो जाए। इस कविता में किसकी शैतानियों की बात कही गई है? तुमने कैसे अनुमान लगाया? ये जो कविता है उसमें बार बार कुतरना शब्द का वर्ड है का इस्तेमाल किया गया है, जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वह चूहा ही हो सकता है ना। कभी कुतर जाता है चप्पल। शरारती जीव ने बहुत सारी चीज़ों को कुतरा, बिखराया और काटा। अब तुम बताओ कि किन किन चीज़ों को कुतरा जा सकता है, बिखराया जा सकता है और काटा जा सकता है। अब कुतरना क्या है भाई? कपड़ा कुतर सकता है, कागज़ कुतर सकता है और कोई चप्पल वगैरह भी कुतर सकता है ना। बिखराया जा सकता है, अनाज बिखराया जा सकता है, शाही को बिखेरा जा सकता है और दूध इत्यादि को भी बिखराया जा सकता है। साथ ही साथ काटा जा सकता है, रस्सी को काटा जा सकता है, चप्पल जूते वगैरह को काटा जा सकता है, जेब को कुतरा जा सकता है, काटा तो नहीं जा सकता। और क्या है जो चीज़ काटी जा सकती हैं? कोई तार इत्यादि भी काट सकता है ना। कबाड़ का हिसाब। अब कहते हैं कबाड़ी क्या क्या सामान खरीदते हैं? कबाड़ी सभी सामान खरीद लेते हैं,
है ना, जो हमारे हिसाब से कबाड़ हो जाता है। तुम्हारे घर से सामान ले जाकर कबाड़ी उसका क्या करते हैं, उसे बड़े व्यापारी को बेच देते हैं। पता करो कि पुराना अखबार या रद्दी किस भाव में बिकते हैं। पुराना और अखबार का जो भाव है वो अक्सर बदलता रहता है, लेकिन अगर हम कहें 8 से 15 रुपए के बीच में आप अखबार बिकता है। अगर कबाड़ी तुम्हारे घर का कबाड़ न खरीदे तो क्या होगा, आपका खुद का घर कबाड़ खाना बन जाएगा, है ना। अब वो कहता है घुसपैठ। तुम्हारे घर में भी यदि यह शरारती जीव है या उसकी फौज घुस गई है तो पता करो कि उससे कैसे निपटा जाता है। अब उसके लिए हम पिंजरा लगा देते हैं, चूहेदानी जिसे बोलते हैं, और उस चूहेदानी में वो फंस सकता है और उसे कहीं बाहर छोड़ा जा सकता है, या फिर कई बार कुछ ऐसी खाने की चीज़ें आती हैं जिन्हें खाकर वो मर भी जाते हैं, उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस शरारती जीव के अलावा और कौन कौन से जीव तुम्हारे घर में घुस जाते हैं? बहुत से ऐसे शरारती जीव हैं, जैसे चींटियां, छिपकली, कबूतर, इसके अलावा बिल्ली, है ना, कभी कभी डॉगी भी है, कभी कभी सांप, इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं जो घर में घुस सकते हैं, मधुमक्खी, है ना। अब नेक्स्ट है बूझो, यानी बताओ कि नीचे लिखी कविता की पंक्तियां पढ़ो। जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है तथा उनका अर्थ आपस में चर्चा करके बताओ। तो अर्थ बताना है, जैसे कभी खलीता पर बन आती अनजाने पैसे गिर जाता। खलीता मीन्स जेब। उसके बाद कहता है छन्ने। क्या होता है, एक बड़ा सा पतला सा कपड़ा होता है जो कभी कुछ चीज़ें छानने के काम आता है। उसके बाद धाता, मतलब इधर उधर भागता रहता है। तो इसमें से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि किन्हीं ऐसी चीज़ों का नाम बताओ जिन्हें बिखराया जा सकता है ना। या आपसे ये पूछा जा सकता है ऐसे कौन से जानवर हैं जो तुम्हारे घर में घुस जाते हैं। शब्दार्थ आ सकते हैं, और इमला बोलते समय आपसे कठिन शब्दों का भी आपको अभ्यास करना होगा। पाठ 9 है स्वतंत्रता की ओर। इसमें हमारे को जो लेखक है वो है सुभद्रा सेन गुप्ता, और इसका अनुवाद ये किसी और भाषा में हो सकती है। अनुवाद माने होता है कि एक भाषा का दूसरे भाषा में लिखना, तो उसे अनुवाद बोलते हैं। तो सुभद्रा सेन गुप्ता ने ये लिखा है, और इसका अनुवाद हिंदी में अगर हम कहें तो मनीषा चौधरी ने किया है। हो सकता है ये किसी और भाषा में लिखी हो, मगर इसको हिंदी में मनीषा चौधरी ने लिखा है। ये कहानी है स्वतंत्रता की। स्वतंत्रता क्या था कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत अंग्रेजों के गुलाम देश था, और इसकी आज़ादी के लिए बहुत से लोगों ने प्रयास किया। उनमें से एक थे गांधी जी, और इन्हीं के प्रयासों से देश को आज़ादी भी मिली। ये कहानी उनके एक आश्रम, साबरमती आश्रम की है, जिसमें एक छोटा बच्चा धनी, एक बार उसे लगता है कि आश्रम में किसी प्रकार की कोई योजना बनाई जा रही है, और वह यह जानने के लिए अपनी माँ के पास जाता है और पूछता है कि माँ, क्या गांधी जी कहीं जा रहे हैं? तो उसकी माँ, जो कि चूल्हा फूंक रही थी, खाना बना रही थी, तो वो उसे कहती है कि वो सब यात्रा पर जा रहे हैं। यात्रा? कौन सी यात्रा? धनी उनसे फिर पूछता है। माँ बताती है कि समुद्र के पास कहीं जा रहे हैं। अब वो और सवाल पूछना चाहता है, तो अम्मा उसे भगा देती है कि पहले मुझे खाना बनाने दो, उसके बाद बताऊंगी। मगर धनी जो है उसको चैन नहीं मिलता। वो अपने चाचा, बिंदा चाचा के पास जाता है और अपने चाचा से पूछता है कि आप भी यात्रा पर जा रहे हैं? तो वो मना कर देता है। कौन? चाचा बिंदा। तो वो पूछता है कि भाई कौन कौन जा रहा है और कहाँ जा रहे हैं और हो क्या रहा है। फिर उसके चाचा उसे बताते हैं कि गांधी जी और उनके साथ उनके कुछ साथी जो हैं गुजरात से पैदल चलकर एक दांडी जगह कोई है, वहाँ जाएंगे समुद्र के पास, और वहाँ पर वो नमक बनाएंगे। ये सुनकर जो धनी है वो चौंक जाता है कि नमक तो बाजार दुकान से भी खरीदा जा सकता है। तो उसका बिंदा जो चाचा है वो हंसता है और बताता है कि हाँ, बिल्कुल खरीदा जा सकता है। मगर तो बिंदा जो चाचा है वो बताता है कि जैसे तुम्हें पता है कि गांधी जी
किसी बात का विरोध करने के लिए क्या करते हैं, जुलूस निकालते हैं या सत्याग्रह करते हैं। और तो वो पूछते हैं कि हाँ भाई सत्याग्रह करते हैं ये तो ठीक है, लेकिन अब नमक के लिए विरोध क्यों कर रहे हैं? तो वो कहता है ये तो समझदारी वाली बात नहीं है। तो धनी को बताया जाता है कि क्या तुम्हें पता है कि नमक पर अब कर देना पड़ेगा। अंग्रेजी सरकार ने नमक पर टैक्स लगा दिया। क्यों? क्योंकि नमक एक ऐसी चीज़ थी जो हर गरीब से गरीब आदमी को चाहिए। तो यानी कि अब हर किसी को टैक्स उस पर देना होगा। अब यह टैक्स की बात सुनकर, जो कि अन्याय है, यह सुनकर गांधी जी उसका विरोध करने के लिए स्वयं नमक बनाएंगे। और नमक बनाने की मनाही थी, सरकार ने मना किया था कि नमक नहीं बनाया जाएगा। तो इसीलिए ब्रिटिश सरकार को कर हटाने के लिए कहा, पर उन्होंने बात नहीं मानी। इसीलिए उन्होंने सोचा कि वो समुद्र के पानी से स्वयं नमक बनाएंगे। वो 1 महीने तक पैदल चलेंगे। तो वह सोचकर धनी परेशान हो जाता है कि भाई 1 महीने तक पैदल चलेंगे तो वो थक नहीं जाएंगे, वो ट्रेन से भी तो जा सकते हैं। मगर फिर उन्हें बताया जाता है कि वो ट्रेन से क्यों नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अगर वो लंबी यात्रा दांडी तक पैदल जाएंगे तो ये खबर बनेगी, लोगों को पता चलेगा, अखबारों में फोटो आएंगी, रेडियो पर आएगा, पूरी दुनिया जानेगी और इससे स्वतंत्रता के लिए हम लड़ रहे हैं ऐसा पता चलेगा, जिससे ब्रिटिश सरकार के लिए बड़ी शर्म की बात हो जाएगी। यह सुनकर जो धनी है वो कहता है कि भाई गांधी जी तो बहुत होशियार हैं, और वो भी मन बनाता है कि भाई वह भी गांधी जी के साथ उस यात्रा पर जाएगा। मगर अब गांधी जी से बात कैसे हो? अब गांधी जी से मिलना इतना आसान तो था नहीं। फिर वो देखता है कि गांधी जी जो हैं सुबह के समय आश्रम में घूमते हैं, तो वही एक समय है कि जब गांधी जी से बात की जा सकती है। और जब गांधी जी पूरे आश्रम का चक्कर लगाकर झोपड़ी में जा रहे होते हैं, चरखे के पास बैठते हैं, तो वो धनी को देख लेते हैं कि धनी उनका पीछा कर रहा है। वो धनी को बुलाकर कहते हैं कि आओ बेटा और बताओ। फिर धनी गांधी जी से बात करता है। गांधी जी पूछते हैं तुम क्या करते हो? तो कहता है जी मैं बकरी चराता हूँ और इसका बहुत देखभाल करता हूँ, और ये वही बकरी है जिसका दूध आप पीते हैं, और लेकिन मैं भी आपके साथ सत्याग्रह में उस यात्रा में जाना चाहता हूँ। मगर गांधी जी देखते हैं कि इतना छोटा सा बच्चा है, ये कैसे जाएगा, अब उसे मना कैसे करें? तो वो एक योजना बनाते हैं और इस योजना के तहत कहते हैं कि अच्छा एक बात बताओ कि अगर तुम भी मेरे साथ चल दोगे तो फिर इस बकरी का ध्यान कौन रखेगा? और जब मैं 1 महीने की यात्रा करके थका हारा आऊँगा तो मुझे ताकत के लिए तो इस बकरी का दूध पीने को कैसे मिलेगा? तो तुम एक काम करो, यहीं पर रहो और इस बकरी की अच्छी से देखभाल करो, और जब मैं वापस आऊँगा तो मुझे इस बकरी का दूध पिलाना। और यह बात सुनकर धनी मान जाता है और अपनी बकरी बिन्नी की देखभाल के लिए वहीं रुक जाता है और गांधी जी से कहता है कि मैं आपका इंतज़ार करूँगा अपनी बकरी बिन्नी के साथ। तो ये थी कहानी स्वतंत्रता की ओर, जो कि गांधी जी के आश्रम की कहानी थी। अभ्यास प्रश्न। प्यारे बापू, इस कहानी को पढ़कर तुम्हें बापू के बारे में कई बातें पता चली होंगी। उनमें से कोई 3 बातें यहाँ लिखो। बापू गांधी जी का दूसरा नाम है। गांधी जी को सब प्यार से बापू कहते थे। अब गांधी जी के बारे में 3 बातें क्या हैं कि गांधी जी का आश्रम अहमदाबाद के पास साबरमती में था। गांधी जी ब्रिटिश सरकार से भारत की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, और साथ ही साथ गांधी जी ने अपने कुछ साथियों के साथ गुजरात से दांडी पैदल नमक बनाने के लिए पैदल यात्रा पर जा रहे थे, है ना। उसके बाद नीचे लिखा है कि चूल्हा, धनी की माँ चूल्हा फूंक रही थी। धनी की माँ खाना पकाने के लिए चूल्हा का इस्तेमाल करती थी। नीचे कुछ चित्र बने हैं, उनके नाम पता करो और लिखो, जैसे स्टोव, चूल्हा, गैस का चूल्हा और अंगीठी। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि इन्हीं 4 प्रकार के चूल्हों के नाम लिखिए, है ना। इनमें कौन कौन से ईंधन का इस्तेमाल होता है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम में कि अंगीठी में कौन से ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है, या स्टोव में किस ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है कि तुम्हारे घर में खाना पकाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। कहानी में आगे, कहानी से आगे कहते हैं नीचे कहानी में
आए कुछ शब्द लिखे हैं। कक्षा में 4-4 के समूह में एक एक चीज के बारे में पता करो। अब स्वतंत्रता क्या होता है? आजादी। आजादी मीन्स खुल के बात करने की, अपनी बात को कहने की, कहीं भी आने जाने की, इसे स्वतंत्रता कहते हैं। सत्याग्रह मतलब अपनी बात को मनवाने के लिए विरोध के रूप में अनशन करना, धरना देना, इसे सत्याग्रह बोलते हैं। खादी एक प्रकार का कपड़ा है जिसे चरखे से काता जाता है। चरखा एक गोल पहिए के आकार का होता है और इससे कपास को बुनकर धागा बनाया जाता है ताकि उससे कपड़ा बनाया जा सके। तुम इस काम से मैं अपने दोस्त से, बड़ों से शब्दकोश या पुस्तकालय से सहायता ले सकते हो। जानकारी इकट्ठा करने के बाद कक्षा में इसके बारे में बताओ। राइट। आगे की कहानी में क्या है कि गांधी जी ने धनी से कहा, क्या तुम आश्रम में ही रहकर मेरे लिए बिन्नी की देखभाल करोगे? धनी ने गांधी जी की बात मान ली। जब गांधी जी दांडी यात्रा से लौटे होंगे तब आश्रम में क्या क्या हुआ होगा, आगे की कहानी सोचकर लिखो। ये भी प्रश्न आपसे आ सकता है। तो आगे की कहानी क्या हुआ होगा कि जब गांधी जी थकार कर आए होंगे तो धनी ने उनकी सेवा की होगी, उन्हें दूध पिलाया होगा बिन्नी का, है ना, और गांधी जी ने कुछ दिन आराम किया होगा और आगे की योजना बनाई होगी, है ना। नेक्स्ट है कहानी से। धनी ने गांधी जी से सुबह का समय बात करने क्यों ठीक समझा होगा? क्यों समझा? क्योंकि सुबह के समय ही गांधी जी से मिलने कोई नहीं आता और बल्कि गांधी जी आश्रम का चक्कर लगाते हैं, इसीलिए वो समय उसे उपयुक्त लगा होगा। धनी बन्नी की देखभाल कैसे करता था? भाई उसका खाना खिलाना, उसको चराना, उसको बांधना, है ना, ये सब वो करता था। धनी को यह कैसे महसूस हुआ कि आश्रम में कोई योजना बनाई जा रही है? क्योंकि आश्रम में एक विशेष अलग प्रकार की हलचल दिखाई दे रही थी। कभी कोई लोग आ रहा था गांधी जी से मिलने, कभी कोई आ रहे थे, तो इसलिए उसे लगा कि भाई आश्रम में कोई योजना बनाई जा रही है। ये इस तरह के प्रश्न भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कहानी और तुम। धनी यात्रा पर जाने के लिए उत्सुक क्यों था? अगर तुम धनी की जगह होते तो क्या तुम यात्रा पर जाने की जिद करते और क्यों? धनी यात्रा में जाने के लिए उत्सुक इसलिए था क्योंकि गांधी जी गलत बात का विरोध कर रहे थे और वह भी उस विरोध में शामिल होना चाहता था। अगर हम धनी की जगह होते तो हाँ, हम भी उस यात्रा में जाना चाहते। क्यों? क्योंकि गलत बात का विरोध सभी को करना चाहिए। गांधी जी ने धनी को न जाने के लिए कैसे मनाया? क्या तुम गांधी जी के तर्क से सहमत हो? क्यों? गांधी जी ने उसे ऐसे मनाया कि जब गांधी जी ने उसे कहा कि भाई तुम तो उनकी बकरी की देखभाल करते हो और अब जब वो 1 महीने बाद लौटेंगे तो भाई उन्हें दूध कैसे मिलेगा अगर उस बकरी की देखभाल ढंग से नहीं होगी, तो तुम रुको और उस बकरी की देखभाल अच्छे से करो। हाँ, हम गांधी जी के तर्क से बिल्कुल सहमत हैं, क्योंकि उस बच्चे को एकदम से मना करने से अच्छा था कि किसी उपयुक्त बहाने से मना किया जाए, और इससे बढ़िया कोई बहाना नहीं हो सकता था। अब अगला प्रश्न है ताकत के लिए। गांधी जी ने कहा, जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे खूब सारा दूध पीना पड़ेगा जिससे कि मेरी ताकत लौट आएगी। बताओ, खूब सारी ताकत और अच्छी सेहत के लिए तुम क्या क्या खाओगे पियोगे? पता, चटपटी अंकुरित दाल, गर्म समोसे, करारे गोलगप्पे। अब सेहत बनाने के लिए तो अंकुरित दाल लगेगी, समोसे नहीं, गोलगप्पे नहीं। कुरकुरी मक्के की रोटी बिल्कुल खा सकते हैं। खुशबूदार दाल भी हो सकती है। मसालेदार अचार से तो सेहत नहीं बनेगी। मीठा दूध से सेहत बनेगी। रसीले आम से सेहत बनेगी। गर्मा गर्म साग से भी बनेगी। ठंडी आइसक्रीम से नहीं बनेगी। रंग बिरंगी टॉफी से नहीं बनेगी और ठंडा शरबत से भी सेहत नहीं बनेगी। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि अच्छी सेहत के लिए किन्हीं 3 या 4 चीज़ों के नाम बताइए, है ना। विशेषता के शब्द, यह हमने व्याकरण में भी पढ़ा है कि जो किसी भी चीज की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे चटपटी, मीठा, गर्म, ठंडा, कुरकुरी आदि। अब ऐसे नीचे लिखी चीजों की विशेषता बताने वाले शब्द सोचकर लिखो। ऐसे ही प्रश्न पूछा जा सकता है कि विशेषता वाले शब्द लिखो। जैसे हलवा, क्या आएंगे? मीठा हलवा, बड़ा पेड़, सफेद नमक, छोटी चींटी, बड़ा पत्थर या कठोर पत्थर,
लंबा कुर्ता, गोल चश्मा और तिरंगा झंडा, है ना। अब नेक्स्ट प्रश्न है चांद की बिंदी। नीचे लिखे शब्दों में सही जगह पर अंकी या चंद्र बिंदु लगाओ। अब जैसे धुआं, अंक की बिंदी, कुआं, अंक की बिंदी, फूंक, अंक की बिंदी, कहाँ, चंद्र बिंदु। इसी प्रकार हम प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि कहाँ कहाँ चंद्र बिंदु लगेगी और कहाँ कहाँ अंक की मात्रा लगेगी। किसकी जिम्मेदारी। अब धनी को बन्नी की देखभाल करने की जिम्मेदारी दी गई थी। इनकी क्या क्या जिम्मेदारी थी, जैसे माँ की, पिता की और बिंदा की। तो इसका भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि माँ की आश्रम में क्या जिम्मेदारी थी, लिखिए, या पिता की, है ना। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अगला पाठ 10 है थप रोटी थप दाल। ये एक नाटक है और ये नाटक लिखा है रेखा जैन ने। इस नाटक में कुछ बच्चे ऐसे ही खेल रहे होते हैं। इतने में दो लड़कियां आती हैं और वो कहती हैं कि भाई, मुन्नी जो है वो बताती है कि वो अपनी अम्मा से आटा, घी, दाल, साग, चीनी वगैरह लेके आई है। चलो क्यों ना हम सब मिलकर घर घर का खेल खेलें या रोटी का खेल खेलें। यह बात सबको जच जाती है, सबको पसंद आती है और सभी लोग खेलने को तैयार हो जाते हैं और सबको काम बांट दिया जाता है कि भाई कौन बाजार से सब्जी लाएगा, कौन खाना बनाएगा और कौन किस प्रकार से काम करेगा, है ना। और जो नीना है वो कहती है कि मैं बिल्ली बन जाऊंगी, खूब मजा आएगा और तुम्हारी सारी चीजें खा जाऊंगी। और फिर ये सारे मिलकर खेल शुरू करते हैं और कुछ लोग मट्ठा बनाते हैं, कुछ लोग तरकारी बनाते हैं और कुछ लोग हांडी में दाल पकाते हैं और उसके बाद चूल्हा फूंकने की एक्टिंग करते हैं और अलग अलग अभिनय सभी बच्चे करते हैं। और लड़कों को जिम्मेदारी दाल पकाने की दी जाती है। तो टिंकू की पकाता है बड़ियाँ, चुन्नू दाल पकाता है, लेकिन टिंकू की जो बड़ियाँ हैं वो जल जाती हैं और चुन्नू की दाल का बुरा हाल हो जाता है। और उसके बाद रोटी पकाने का समय आता है और लड़कियां रोटी बनाने लगती हैं। चुन्नू रोटी मांगता है, मुन्नी जब उसे रोटी देती है तो और पूछती है कि दाल कैसी हो रही है, तो चुन्नू बताता है कि खट्टी है। लेकिन जैसे ही मुन्नी उसे गुस्से में देखती है तो वो मीठी बताकर खुश कर देता है चुन्नी को। और उसके बाद सभी लोग रात होने का नाटक करते हैं और खाने को छींके में रख देते हैं। फिर आती है बिल्ली और बिल्ली उस छींके में से, ये जो छींका है उसमें से सारा सामान निकालकर खाने लगती है और भाग जाती है। उसकी आवाज़ सुनकर बच्चे उठ जाते हैं और बिल्ली को पकड़ लेते हैं और चोर को पकड़कर ले आते हैं। सब उसकी पिटाई करते हैं और हंसकर मारने का अभिनाटक करते हैं। बोलो, और खाओगी रोटी और दाल हमारी चुराओगी? बिल्ली कहती है हाँ खाऊंगी, हर बार खाऊंगी, और जितनी बार भी तुम टांग पसार के फैला के सो जाओगे और अपना एक सामान का ध्यान नहीं रखोगे तो उतनी बार ही मैं इसको आकर खाऊंगी। और इतना कहकर नाटक खत्म हो जाता है। तो ये था नाटक थप रोटी थप दाल, जो कि रेखा जैन द्वारा लिखा गया था। इस पाठ में से भी कठिन शब्द तथा शब्दार्थ आपसे पूछे जा सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक भी, जो रिक्त स्थान भरो, वो भी आ सकता है। जैसे कि बिल्ली का अभिनय किसने किया था, दाल किसने बनाई, रोटी किसने बनाई। इस तरह के अभ्यास प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। सही और गलत में पूछा जा सकता है, जैसे कि चुन्नू ने बिल्ली का अभिनय किया, सही है या गलत, है ना। अब कुछ अभ्यास प्रश्न है कि जैसे कोई और शीर्षक मतलब टॉपिक है ना, वो बताओ। जैसे इसका नाम था थप रोटी थप दाल, तुम्हें और क्या शीर्षक हो सकता है? घर घर खेलते बच्चे या बिल्ली ने उड़ाए मजे, है ना। आवाज वाले शब्द, जैसे थप रोटी थप दाल। थप शब्द से लगता है जैसे किसी तरह की आवाज है। आवाज का मजा देने वाले और भी बहुत से शब्द हैं, जैसे टप, खट,
ऐसे ही कुछ शब्द आप भी लिखो। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जिन शब्दों से किसी आवाज़ का पता चलता है उनमें से कोई 2 शब्द ऐसे लिखिए, है ना। जैसे घर घर, पौ पौ, टिप टिप, टन टन, है ना। ऐसे ही कौन कौन से खेल, इस नाटक में बच्चे रोटी बनाने का खेल खेलते हैं। तुम अपने साथियों के साथ कौन कौन से खेल खेलते हो, उनके नाम लिखो। अब वो कहता है सोचकर बताओ, नीना चुन्नू और टिंकू से ही दाल क्यों बनवाना चाहती होगी। जो नीना है वो चुन्नू और टिंकू से ही दाल क्यों बनवाना चाहती होगी, क्योंकि उसे लगा कि लड़के हैं, इनको दाल बनानी नहीं आती होगी, है ना। उसके बाद कहता है बच्चों ने खाने पीने की चीजें छीके पर क्यों रखी। बच्चों ने क्यों रखी, क्योंकि छीका लगा होने की सुरक्षित है, वहां से कोई भी उसे नहीं निकाल पाएगा, इसलिए उन्होंने वो वहां रखी। चुन्नू ने दाल को पहले खट्टा फिर मीठा क्यों बताया, वह लड़कियों को चिढ़ाना चाह रहा था, इसलिए उसने पहले दाल को खट्टा और बाद में जब उसे घूर के देखा गया तो उसने उसे मीठा बता दिया। अब इसमें पूछा है कि तुम्हारे घर में खाना कौन कौन बनाता है और तुम खाना बनाने में क्या क्या मदद करते हो, नीचे दी गई तालिका में लिखो। अब इसमें कहते हैं खाना कौन बनाता है, मैं क्या मदद कर सकता हूँ और मैं क्या मदद करता हूँ। अब वो कहते हैं कि मम्मी जब खाना बनाती है तो मैं सब्जी जैसे काटी हुई है उसे धो सकता हूँ, ठीक है ना, मगर मैं धोता नहीं हूँ। करता क्या हूँ मैं, मदद करता क्या हूँ, मैं करता हूँ फ्रिज से निकाल कर बस दे देता हूँ। ठीक उसी प्रकार जब पापा खाना बनाते हैं तो मैं पापा के साथ उनका हाथ बटा सकता हूँ। कैसे, कि भाई मैं भी उन्हें या तो कोई सामान ला के दे सकता हूँ, है ना, या कोई बर्तन ला के दे सकता हूँ, मगर मैं जब पापा खाना बनाते हैं तो मैं उनकी कोई मदद नहीं करता। या मैं फल सब्जियाँ काट देता हूँ, चावल धो देता हूँ, है ना। उसके बाद कहता है दादी या चाची अगर खाना बनाती है तो भी मैं उनकी मदद कर सकता हूँ। किस प्रकार, सब्जी काटने में, चावल चुनने में, बीनने में, मगर मैं क्या करता हूँ, मैं उनकी मदद नहीं करता। ऐसी दादी या बुआ बनाती है तो भी मैं उनकी मदद कर सकता हूँ, भाई बीनने में, काटने में, धोने में, और मैं करता क्या हूँ, बस फ्रिज से निकालता हूँ और उन्हें दे देता हूँ, है ना। नेक्स्ट है तुम क्या बनाती। इन बच्चों की जगह तुम होती तो खाने के लिए कौन कौन से 3 पकवान बनाती, उन्हें बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती, पता करो और सूची बनाओ। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि जैसे हलवा और पूरी बनाने के लिए तुम्हें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, या पनीर की सब्जी बनाने के लिए तुम्हें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। सरला ने कहा मैं दही का मट्ठा चला दूंगी। दही का मट्ठा चलाने का मतलब है दही बिलोना या दही से लस्सी या छाछ बनाना। सरला को इस काम के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, उनके नाम लिखो। तो दही चाहिए उसे सबसे पहले, तो उसके अलावा दही बिलोने के लिए उसे एक मटकी चाहिए और एक मथनी की आवश्यकता होगी, है ना। बिलोना, घोलना और फेंटना, इन तीनों कामों में क्या फ़र्क है, बातचीत करो और पता लगाओ। भाई बिलोना होता है किसी चीज़ को गोल गोल घुमाते हुए बनाना, जैसे हम दही को बिलोते हैं और मक्खन निकालते हैं। घोलना होता है किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ में पूरी तरीके से मिला देना, और फेंटना मतलब होता है एक ही चीज़ है मगर उसे इस तरीके से मिक्स कर देना कि वो बिल्कुल एक सार दिखाई दे। जैसे हम अंडे को फेंटते हैं, चीनी को पानी में या नमक को पानी में घोलते हैं, और बिलोना में दही बिलोते हैं, और गाढ़ी दाल अगर हो जाए तो उसको भी बिलोते हैं, है ना। अब कहता है सरला ने रई से मट्ठा बिलोया। रई को मथनी भी कहते हैं। रसोई में दूसरे बर्तनों को तुम्हारे घर में की भाषा में क्या कहते हैं, कक्षा में इस पर बातचीत करो और एक सूची बनाओ। तो अलग अलग बर्तनों के नाम लिखने हैं और उनको आपकी भाषा में क्या कहते हैं उसको लिखना है। अब क्या है, आओ तुकबंदी करें, स्वयं कविता लिखने की कोशिश करनी है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि घंटी बोली टन टन टन, और आप अपनी मर्जी से इसकी जो, जैसे हमने छन 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 लिखा ऐसे आप कुछ भी बना सकते हैं कि, लेकिन लास्ट का जो है ना राइमिंग होना चाहिए। जैसे घंटी बोली टन टन टन, गुड़िया दौड़ी छन छन छन, कहाँ चले भाई कहाँ चले, आओ हमसे मिलो गले, है ना। तो ये राइमिंग हो रहा है ना, तो ऐसे ही कोई भी राइमिंग बनाने के लिए भी आपसे पूछा जा सकता है। टर्म 2 का लास्ट जो चैप्टर है वो है पार्ट 11, पढ़क्कू की सूझ।
ये एक कविता है जो कि रामधारी सिंह द्वारा रचित है। रामधारी सिंह द्वारा ने इसकी रचना की है। इसमें एक पढ़क्कू है जो बहुत पढ़ा लिखा है। एक दिन वह कोलू के बैल को देखता है कि वो कोलू का बैल गोल गोल घूमता रहता है और उसे कोई देखने वाला भी वहां पर नहीं होता। एक दिन वो मालिक से पूछता है कि भाई तुम्हें कैसे पता चलता है कि कोलू के जो बैल हैं वो घूम रहे हैं, तुम तो उन्हें देखते भी नहीं हो। तो जो कोलू का मालिक है वो कहता है कि भैया देख नहीं रहे, उनके गर्दन में एक घंटी लगी हुई है और जब तक ये बजती रहती है तो मुझे कोई फिक्र नहीं होती, क्योंकि इसका मतलब कि वो घूम रहे हैं। तो पढ़क्कू ये बात सुनकर कहता है कि तुम तो गधे हो, बिल्कुल बेवकूफ़। अब भाई अगर किसी दिन तुम्हारे बैल जो हैं एक जगह पर खड़े रहें और अपनी गर्दनों को हिलाते रहें, घंटी की आवाज़ बजती रहेगी, मगर तुम्हें तो एक भी बूंद तेल का नहीं मिलेगा। तो मालिक हंसता कहता है भैया मेरे जो बैल हैं ना वो पढ़े लिखे नहीं हैं जो इतने होशियारी से एक जगह पर खड़े होकर अपनी गर्दन हिलाते रहें। तुम कहीं और जाओ और अपना ये जो ज्ञान है किसी और जगह पर जाकर बताओ। तो ये थी कविता जो रामधारी सिंह दिनकर ने लिखी, पढ़क्कू की सूझ। इसमें से भी पंक्तियों को पूरा करने के लिए शब्दार्थ और कठिन शब्द की इमला बोली जा सकती है। अभ्यास प्रश्न और जो प्रश्न में जो रिक्त स्थान भरो में आ सकता है कि तर्कशास्त्र कौन पढ़ते थे? पढ़क्कू। और सही और गलत में भी इसमें से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और जो अभ्यास हैं चलिए उनको देखते हैं। पढ़क्कू की सूझ कविता में एक कहानी कही गई है, उस कहानी को तुम अपने शब्दों में लिखो। आपसे इस कहानी को शब्दों में लिखने के लिए कहा जा सकता है। कवि की कविताएं। तीसरी कक्षा में तुमने रामधारी सिंह दिनकर की कविता मिर्च का मजा पढ़ी थी, याद आ गया होगा आपको। अब तुमने उन्हीं की कविता पढ़क्कू की सूझ पढ़ी। दोनों में से कौन सी कविता पढ़कर तुम्हें ज्यादा मजा आया? है ना, कौन सी? दोनों ही की जो कविताएं थी अपने आप में मजेदार थी। तुम्हें काबुली वाला ज्यादा अच्छा लगा या पढ़क्कू, या कोई भी नहीं अच्छा लगा? हमें दोनों ही अच्छे लगे, क्योंकि काबुली वाला वहां पर भी वो बुद्धू था और कंजूस था, और यहाँ पर पढ़क्कू ज्यादा अपने आप को होशियार समझता था, मगर यहाँ पर भी उसकी समझदारी निकल गई। अपने साथियों के साथ मिलकर एक एक कविता ढूंढो, कविताएं इकट्ठा करके कविता की एक किताब बनाओ। प्रश्न है मेहनत के मुहावरे। अब इन मुहावरों का अर्थ और वाक्यों में प्रयोग पूछा जा सकता है। प्रश्न पूछे जा सकते हैं, पढ़क्कू का नाम पढ़क्कू क्यों पड़ा? क्योंकि भाई वो बहुत पढ़ा लिखा होगा इसलिए उसका नाम पढ़क्कू पड़ा। तुम कौन कौन से काम खूब मन लगाकर करना चाहते हो, उसके आधार पर अपने लिए भी पढ़क्कू जैसा कोई शब्द सोचो। अब जैसे कि मैं खूब मन लगाकर क्रिकेट खेलता हूं, और मेरे लिए क्या शब्द हो सकता है? क्रिकेटर की तरह शब्द हो सकता है ना। या मैं खूब मन लगाकर सोता रहता हूं, तो मेरे लिए सोने का कोई नाम हो सकता है कि भाई जैसे कि ये बहुत तगड़ा कुंभकर्ण है, या सोतड़ भी कहते हैं कुछ लोग, कुछ भी कह सकते हैं, है ना। अपना तरीका। हाँ, जब बजती नहीं दौड़कर तनिक पूछ धरता हूं। कहते पूछ धरता हूं का मतलब है पूछ पकड़ लेता हूं। अब नीचे लिखे वाक्य को अपने शब्दों में लिखो। ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि दिए गए आपको कुछ वाक्य दे दिए जाएं और उन्हें अपने शब्दों में इसे लिखने को कहा जा सकता है। जैसे मगर बूंद भर तेल सांझ तक भी क्या तुम पाओगे, कि क्या शाम तक तुम एक बूंद तेल भी मिलेगा तुम्हें। बैल हमारा नहीं अभी तक मंतिक पढ़ पाया है। कहता हमारा बैल अभी तक पढ़ा लिखा नहीं है। तो इसी प्रकार आपसे भी पूछा जा सकता है, कोई वाक्य दिए जा सकते हैं और उन्हें अपनी भाषा में लिखने को कहा जा सकता है। अब गढ़ना। अब कहता पढ़क्कू नई नई बातें गढ़ते थे, बताओ ये लोग क्या क्या गढ़ते हैं। गढ़ते हैं मतलब होता है बनाना, क्या चीज बनाया जाता है। तो कहता है सुनार क्या गढ़ता है। ये भी आपके प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाई सुनार किसको गढ़ता है? सोने को। ये आपसे सही और गलत में भी पूछा जा सकता है कि जैसे सोनार लोहे को गढ़ता है, सही या गलत। ऐसे ही ये रिक्त स्थानों में भी पूछा जा सकता है कि लोहार डैश को गढ़ता है, उत्तर आएगा लोहे को। राइट। तो ये थे। और लास्ट अभ्यास है कि नीचे अक्षर जाल दिया गया है, उसमें उसके अर्थों को आपने गोला करना है। जैसे ढब मतलब तरीका, तो तरीका कहाँ है उसे ढूंढिए, है ना, और उसको
तरकीब कह सकते हैं, तरीका। तो तरीका को हम लाइन ढूंढेंगे तो उसका अर्थ बताने हैं, है ना। तो ये था आपके सेकंड टर्म के 4 चैप्टर्स का रिवीजन। मुझे आशा है आपको ये अच्छे से फिर से एक बार समझ में आ गया होगा। अभ्यास प्रश्नों का ढंग से अभ्यास करेंगे। आज के लिए इतना ही। घर में रहें, सुरक्षित रहें। I hope you enjoyed our video. Thanks for being with us.